हरियाणा में गोंड लोगों का जो राज है वो जबलपुर और जबलपुर से शुरू होकर यहाँ तक और यहाँ से आगे बुरहानपुर तक वो राज है और उसके बहुत सारे पदचिन्ह हमें मिलते हैं। तो जब हम भोपाल की हिस्ट्री पर जाएंगे और अब इसके आगे की किताब लिखेंगे तो असल में इसके पीछे की किताब हमें लिखनी पड़ेगी जिसमें कि हम उसके आगे के और भी चीज़ों का अवलोकन करें और कैसे ट्रांजिशन, कैसे सभ्यताएं प्रभाव डालती हैं इसके बारे में बात करें। उसके पीछे राजा भोज की एक बड़ी हिस्ट्री है और पूरे मैंने ये देखा कि माउंट आबू में जो एक यज्ञ वज्ञ हुआ था उसमें से जो क्षत्रिय निकले थे उन्होंने जैसे देश को बांटा था, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। कैसे किंवदंतियां बनती हैं, कैसे आख्यान बनते हैं, कैसे उनसे देश बन जाते हैं और उनके ऊपर आप खड़े रहते हैं, आपको मालूम नहीं होता कि आपके पीछे क्या था। तो राजा भोज थे वो परमार वंश के और उनकी जो हिस्ट्री है बहुत दिलचस्प है, लेकिन वो धार तक जाती है, वो हैदराबाद तक जाती है, वो गंगू तेली तक जाती है और वो पूरी हिस्ट्री वहां पर है। उसके पीछे आप और जाएंगे तो महात्मा बुद्ध और बौद्ध सभ्यता के पूरे प्रतीक आपको सांची में मिलते हैं। मैं सांची भी नहीं जानता था, माफ कीजिएगा। स्कूल में हम लोग जाते थे सांची और सांची में जो चित्र बने हुए हैं दीवारों पर और जो बाकी चीजें हमारे लिए खेलने की जगह थी। स्कूल में आप ऊपर वहां चढ़े, नीचे चढ़े, पहाड़ी पे जाए, शरीफे खाए, खिरनियां लटकती थी, खिरनियां तोड़े, ये सब काम सांची में हम लोग करते थे। बारिश हो तो पूरा पर्वत धुला हुआ, बारिश हो तो पूरे पेड़ एकदम शिखर चमकते हुए उसका आनंद लेते थे। ये जब भोपाल के मैंने अध्ययन किया और उससे मैं बौद्ध सभ्यता तक पहुंचा तो फिर सांची का दोबारा अध्ययन किया गया। उसमें मालूम पड़ा कि वो जो चित्र बने हुए हैं बहुत सारे, या तोरणों पर चित्र बने, स्तूप पे तो बनाए नहीं देते थे, तो तोरणों पर चित्र जो बने हैं वो जातक कथाएं। उन जातक कथाओं में से 5 कथाओं को मैंने आइडेंटिफाई किया, फिर वहां लोगों से बातचीत भी करी। तो आप इतने बड़े हेरिटेज पे बैठे हैं, असल में हम जिस शहर में बैठे हैं बहुत बड़े हेरिटेज पे बैठे हैं और हम जब इतिहास की बात करेंगे तो हमें ज़्यादा विस्तारित इतिहास की बात करनी पड़ेगी। पहली बात मैं ये करें। दूसरी बात, ये सारे डॉक्यूमेंट जो शाहनवाज जी ने इसमें प्रस्तुत किए हैं 1722 के बाद वाले, फिर मैंने दोस्त मोहम्मद खान की भी हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह और गहराई से देखी। कैसे उन्होंने, मैं गया असल में, वो आनंद सिंह सोलंकी जिसके बारे में बात होती है, जिसके बाद के जो लोग थे वो MLA वगैरह बनते रहे, उनका किला है अभी भी, वो उनका किला शामपुर जाते हैं वहाँ पर उनका किला अभी भी। तो आसपास सारे जगह मैंने देखी और दोस्त मोहम्मद की विलर से, उसकी चतुराई से और उसकी जो ताकत है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और पर यह भी सिद्ध होता है कि जब आप साम्राज्य बनाने निकलते हैं तो आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप साम्राज्य एक ही तरह से बनाते हैं। उसमें बहुत सारी चतुराइयाँ होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक ही तरह से साम्राज्य बनता है। तो ये कह देना कि उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये सब बातें बहुत डिफरेंट और अलग करेंगे, उनको नहीं, मेरे को मुझे लगता है। तो ये सारा कैसे वो, और विदिशा में तो उसके सहधर्मी, मतलब उन्हीं के धर्म के लोग विदिशा में राज करते थे, तो उसने फारूक को कैसे निपटाया ये उसकी कहानी से मालूम पड़ता है। वो ज़्यादा ताकतवर था, ज़्यादा चालाक था, उसने फारूक को निपटाया क्योंकि उस समय का ही नियम था। तो विदिशा, रायसेन, सीहोर, ये 3, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। होशंगाबाद वो नहीं गए, होशंगाबाद जा नहीं सकते थे, बीच में बड़ी लंबी नदी थी, तो राज अपने कन्वीनियंस से भी बनते थे। 1732 के आसपास तो उनकी निधन ही हो गया, डेथ हो गया। उसके बाद में बहुत लंबा और इतिहास है जो बेगमों की तरफ चला जाता है। तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास के बनने की प्रक्रिया को देखे बिना आप इतिहास के निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आप देखें कि उस समय क्या परिस्थिति थी और कैसे इतिहास बन रहा था। तीसरी बात मुझे जो भोपाल के इतिहास में बहुत अच्छी लगती है वो महिलाओं का उसमें दखल, हस्तक्षेप, महिलाओं के द्वारा किए गए प्रगतिशील कार्य। माजी मामूला का जिक्र होता है, असल में लगता है, और वहां से लेकर सारी बेगमों तक आना पड़ेगा। और शहरयार साहब की किताब है बेगम सब भोपाल, जो पाकिस्तान चले गए थे, तो वो किताब आपको देखनी पड़ेगी। वो बेगम सोचती क्या थी। आप सोचिए कि 10वीं 18वीं शताब्दी में वो बेगम घुड़सवारी कर रही है, वो बेगम इंग्लैंड जा रही है, वो मतलब बेगमें
एकदम